हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसफेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पुरानी वीडियोस में देखा था जिसके अंदर हमने फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मैथोलॉजी का जो आपका सब्जेक्ट है उसके बाकी के जो आपके यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के जो पार्ट सेकंड था उसको हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है एंड इसका सिलेबस भी मैंने बना दिया है और प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मैथोलॉजी का जो यूनिट सेकंड है उसका पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। पाठ का जो नाम है वो है ऐतिहासिक अनुसंधान में मुद्दे और समस्याएं, जिसमें निष्पक्षता और इतिहास लेखन और शक्ति के संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। यानी इतिहास लेखन में निष्पक्षता का क्या महत्व है, इतिहास को लिखा कैसे जाता है और शक्ति से रिलेटेड उसके जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने हमारे चैनल पर नए न्यू विजिट करा है आपने, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड इसका जो भी PDF नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को, इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हैं कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संकलन नहीं बल्कि उनका विश्लेषण और पुनर्निर्माण भी है, जो समय संदर्भ और दृष्टिकोण के अनुसार बदलता रहता है। यानी हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है या जो हिस्ट्री होती है वो बेसिकली एक विश्लेषण और पुनर्निर्माण है, जो कि समय और संदर्भ के अनुसार जो है चेंजेस उसमें आते रहते हैं। यानी हिस्ट्री लिखने से पहले जो भी उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी उस समय की घटना हुई थी या जो भी उसके थ्योरीज होते हैं उसको समझना मेनली हमारे लिए जरूरी है। ऐतिहासिक अनुसंधान में निष्पक्षता बनाए रखना एक जटिल कार्य है। यानी जब भी कोई ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है तो उसमें जो निष्पक्षता है उसको बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतिहासकार स्वयं सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव से अछूता नहीं होता। इसके अतिरिक्त इतिहास लेखन सत्ता में गहरे रूप में जुड़ा हुआ होता है, जहां सत्ता संरचना यह निर्धारित करती है कि कौन सा इतिहास सामने लाया जाएगा और कौन सा दबा दिया जाएगा। यानी कोई भी जो इतिहास लिखा जाता है तो उसमें जो भी सत्ताधारी होते हैं वो बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का इतिहास जो है वो लिखा जाएगा और किस तरीके के इतिहास को नहीं लिखा जाएगा या उसको लिखने के लिए जो है उस इतिहास को दबा दिया जाएगा। इस संदर्भ में निष्पक्षता, इतिहास लेखन और सत्ता के संबंध को समझना एक ऐतिहासिक अनुसंधान की जटिलताओं को उजागर करता है, जो किसी भी इतिहास विद्यार्थी या शोधकर्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी अगर आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, उसकी घटना कब हुई, उसके जो भी तथ्य हैं, उसके जो भी फैक्ट्स हमें मिले, उसके जो भी एविडेंस मिले हैं, उसको आप बिना किसी निष्पक्ष भाव से उसको सामने प्रेजेंट मतलब उसको आप प्रेजेंट करेंगे और अच्छे से उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट को आप बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दबाव के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की और अपनी जो भी थॉट्स है उसको रखने की कोशिश करेंगे। अब इसी के अंदर हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो है वस्तुनिष्ठता क्या होता है, यानी जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो क्या होता है। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है किसी विषय या तथ्य का मूल्यांकन। यानी ऑब्जेक्टिव का होता है जो भी विषय यानी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं उसका मूल्यांकन करना या विश्लेषण बिना किसी व्यक्तिगत भावना, पूर्व ग्रह या पक्षपात के केवल तथ्य और प्रमाणों के आधार पर करना ही हमारा वस्तुनिष्ठता कहलाता है। यानी बिना किसी विषय या तथ्य के मूल्यांकन किए बिना व्यक्तिगत भावना और पूर्व ग्रह या पक्षपात के केवल तथ्य और प्रमाणों के आधार पर जो है इनकी रचना की जाती है। सरल शब्दों में अगर मैं वस्तुनिष्ठता के बारे में आपको बताऊं तो वस्तुनिष्ठता का मतलब है चीज़ों को जैसा है वैसे ही देखना और प्रस्तुत करना, या जो चीज़ें जैसे ही आपने देखी, जैसा वहाँ पे आपने एनालाइज करा, जैसा आपने सारी चीज़ों को समझा, वैसे के वैसे ही आप चीज़ों को बता रहे हैं। यानी वस्तुनिष्ठता हम उसी को कहते हैं, और ना कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं या हमारे विचार उन्हें बनाते हैं वैसा प्रस्तुत करना वस्तुनिष्ठता नहीं कहलाता। यानी वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है चीज़ों को जैसा आपने देखा वैसा ही प्रस्तुत करना ही हमारा वस्तुनिष्ठता कहलाता है। उदाहरण के लिए बात करें, अगर एक इतिहासकार किसी युद्ध का वर्णन करते समय केवल प्रमाणों, दस्तावेज और तथ्य स्रोतों के आधार पर जानकारी देता है
ना किसी एक पक्ष का समर्थन करता है तो उसे वस्तुनिष्ठता कहा जाएगा। यानी अगर कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है जहाँ पर कोई युद्ध से रिलेटेड घटना हुई है, उसमें इतिहासकार ने जो भी दस्तावेज थे, जो भी वहाँ पे एविडेंस मिले थे, जो भी वहाँ के फैक्ट थे, उन सबको स्टडी करा और उसके बाद बिना किसी पक्ष के उसने, बिना किसी का समर्थन किए हुए, बिना किसी का सपोर्ट लिए हुए, उसने जो भी था जैसे था वैसे के वैसा ही उसने बता दिया, तो उसी को ही हम वस्तुनिष्ठता कह सकते हैं। वही हमारा वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिव कहलाता है। वस्तुनिष्ठता की विशेषता की बात करें तो इसकी जो मूल विशेषता होती है वो होता है तथ्य आधारित विश्लेषण। यानी जो भी वस्तुनिष्ठता होता है उसको जो है हम तथ्य आधारित विश्लेषण करते हैं, तटस्थता बनाए रखते हैं, व्यक्तिगत राय या भावनाओं से बचाव और सभी पक्षों को समान महत्व देना ही इसकी विशेषता होती है। यानी जो भी आप कार्य करेंगे उनको बिना किसी व्यक्तिगत राय या भावना से बचाकर उसको अच्छे से आप प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और उसको लिखेंगे, और जो भी आपके पक्ष है उनको समान महत्व देंगे, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव हो, या जो भी आपको वहाँ पे हर पक्ष से रिलेटेड जो भी बातें जैसी बताएगी वैसी का वैसा ही आप हिस्ट्री के अंदर लिखेंगे और वैसा ही सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे। वही एक अच्छी वस्तुनिष्ठता कहलाती है और यही इसकी विशेषता होती है। इतिहास में जो वस्तुनिष्ठता होता है उसके महत्वपूर्ण क्यों है या उसका जो मेन रोल होता है वो क्या है उसकी बात करें, क्योंकि इसे इतिहासकार सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रस्तुत कर पाते हैं जिससे पाठक अतीत को सही तरीके से समझ सकते हैं। यानी जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है तो इसमें वस्तुनिष्ठता का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, ताकि जो भी चीज़ें हिस्टोरिकल रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा वैसे का वैसा ही प्रेजेंट अगर कर दिया तो इससे सामने वाले बंदे को वो सारी चीज़ें, सारे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से समझ में आ जाते हैं। अब बात करेंगे जो वस्तुनिष्ठता के व्याख्या के सिद्धांत का विकास। यानी जो वस्तुनिष्ठता के व्याख्या करे या उसके सिद्धांत की जो विकास यात्रा है उसके बारे में बात करें तो वस्तुनिष्ठता की व्याख्या यानी ऑब्जेक्टिव्स इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत इतिहास लेखन में एक मिनट तो वस्तुनिष्ठता जो होता है इसकी व्याख्या का सिद्धांत इतिहास लेखन में इस विचार पर आधारित होता है कि अतीत की घटनाओं को तथ्य, प्रमाणों और तर्क संगत विश्लेषण के आधार पर बिना किसी पक्षपात या पूर्व ग्रह के प्रस्तुत किया जा सकता है। इस सिद्धांत का विकास समय के साथ विभिन्न इतिहासकार और विचारकों द्वारा किया गया हो, वही हमारा वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसके प्रारंभिक युग की बात करें तो 19वीं शताब्दी में अगस्त कांत और लियो ओपल्ड और वन रांके जैसे विद्वानों ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि इतिहास को वैज्ञानिक विधियों से लिखा जा सकता है। यानी रॉके ने कहा है कि हिस्ट्री शुड बी टेल द पास्ट एज इट एक्चुअली हैपेंड। यानी हिस्ट्री को आप उसी तरीके से कह सकते हैं या उसी तरीके से लिख सकते हैं या उसी तरीके से बता सकते हैं जैसा वो उस समय था और जैसा उस समय घटनाएं हुई थी। उन्होंने दस्तावेज और मूल स्रोतों के आधार पर तथ्य को प्राथमिकता दी है जिससे वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिला। यानी आप अपने आंसर्स में इस तरीके से जो हमारे थिंकर्स होते हैं, उनके जो विचारक होते हैं, उनके विचार को भी इस तरीके से बता सकते हैं। अब हम बात करें 20वीं शताब्दी में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उदय। हालांकि शुरुआत में वस्तुनिष्ठता का इतिहास लेखन का आदर्श माना गया, लेकिन बाद में इतिहासकारों ने इसकी सीमाओं को पहचानना शुरू किया। जैसे E.H. कार जो थे उन्होंने कहा कि इतिहासकार केवल तथ्य नहीं चुनते बल्कि तथ्य भी इतिहासकार को चुनते हैं। अर्थात इतिहास लेखन हमेशा किसी न किसी दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। इससे स्पष्ट हुआ कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता ही एक मिथक है। यानी जो E.H. कार है उन्होंने कहा कि इतिहास केवल एक तथ्य नहीं चुनता बल्कि तथ्य भी इतिहासकार को चुनता है, और उसके बाद वो इतिहास लेखन हमेशा किसी न किसी दृष्टिकोण से जुड़े होते हैं। जो भी वो इतिहास लिखते हैं वो किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइंट होते हैं, जुड़े होते हैं और कनेक्शन अपना बिल्ड करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद और शक्ति का विमर्श की बात करें तो माइकल फूक्रो और अन्य उत्तर आधुनिक विचारकों ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि इतिहास लेखन सत्ता और विचारधारा से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि हर ज्ञान सत्ता द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए वस्तुनिष्ठता का दावा अपने आप से सत्ता की संरचना का हिस्सा
बन सकता है। यानी माइकल फुकरो जैसे विचारकों ने यह प्रस्तुत किया कि जो भी हम इतिहास लिखते हैं वो ज्ञान द्वारा नियंत्रित होता है और इसलिए वस्तुनिष्ठता का दबाव अपने अपनी सत्ता के संरचना को निर्धारित करने का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठता की आलोचना, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री। इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता का उद्देश्य यह होता है कि अतीत की घटनाओं का विश्लेषण पूर्वग्रह और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मुक्त होकर केवल तथ्य के आधार पर किया जाए। हालांकि इस सिद्धांत की कई विद्वानों और विचारधाराओं ने आलोचना की है। मुख्य आलोचक जो है वो निम्नलिखित है, यानी जो भी इतिहास लिखते हैं उसमें जो भी हमारा क्रिटिसिज्म होता है या जो हम उसकी आलोचना करते हैं उसकी बात करें तो इसमें पहले जो है पूर्व वस्तुनिष्ठता की असंभावना, यानी इतिहासकार स्वयं एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में रहता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से तटस्थ नहीं हो सकता। E.H. कार ने कहा है कि इतिहासकार तथ्य चुनते हैं और तथ्य इतिहासकार को चुनता है। इसका अर्थ है कि इतिहास लेखन चयनात्मक और व्याख्यात्मक प्रक्रिया होती है, यानी इतिहास जब लिखने से पहले उसका सिलेक्शन करना और उसके बाद उसकी व्याख्या करना, उसको अच्छे से डिफाइन करना ही मेन एक इतिहासकार का काम होता है और उसके बाद जो है उसकी चीज़ों को वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करना ही एक इतिहासकार का काम होता है। स्रोतों की चयनात्मकता, यानी जब स्रोत वो दिखता है, जो भी सोर्सेस मिले हैं उसको जो है सिलेक्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इतिहासकार किन स्रोतों का मान्यता देता है और किन्हें अनदेखा करता है यह उसकी विचारधारा से प्रभावित होता है। इसलिए तथाकथित तथ्य भी किसी न किसी पूर्वग्रह से रंगे हो सकते हैं, यानी जो भी स्रोत होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फैक्ट, जो भी तथ्य दिए गए हैं, जो भी हम चुन रहे हैं उसको भी देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। भाषा की सीमा की बात करें तो इतिहास को जिस भाषा में लिखा जाता है वह भी तटस्थ नहीं होता। शब्दों की चयन और उनकी व्याख्या पाठक की सोच को प्रभावित कर सकती है, इससे वस्तुनिष्ठता कम हो सकती है। यानी जो भी इतिहास को जिस भाषा में लिखा जाता है वह भी तटस्थ नहीं होता। शब्दों की चयन और उनकी व्याख्या पाठक की सोच को प्रभावित करने का कार्य कर सकती है, जो कि वस्तुनिष्ठता का काम होती है। वंचित वर्गों की उपेक्षा, यानी पारंपरिक वस्तुनिष्ठता इतिहास लेखन ने प्राय सत्ता, शासक और युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि महिला, दलित, आदिवासी जैसे हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज़ को नज़रअंदाज जो है किया गया। यानी जो भी पारंपरिक वस्तुनिष्ठता इतिहास लेखन ने क्या करा, जो भी सत्ता, शासक और युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब जो भी मेन हिस्ट्री वो लिखते थे वो शासकों के ऊपर लिखते थे, उनके पॉलिटिक्स के ऊपर लिखते थे, जो भी वॉर्स होते थे उसके ऊपर वो मेनली फोकस करते थे। लेकिन जो महिला, दलित, आदिवासी और जितने भी जो हमारे अलग हाशिए से लोग आते थे उन पर जो है उनको नज़रअंदाज करके उनको मतलब इग्नोर करके फिर जाके वो सारे हिस्ट्री को लिखते थे, जो कि एक गलत बात है। सत्ता और विचारधारा का प्रभाव, यानी फुकरो के दृष्टिकोण में बताए तो माइकल फुकरो ने कहा है कि ज्ञान और सत्ता एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इतिहास लेखन भी सत्ता संरचना से प्रभावित होता है, इसलिए जो इतिहास तथ्य कहकर प्रस्तुत किया जाता है वह वास्तव में एक विशेष विचारधारा का परिप्रेक्ष्य हो सकता है। यानी किसी एक पर्सन की थिंकिंग हो सकती है, उसके अपने खुद के विचार हो सकते हैं। इतिहासकार की चिंता की बात करें, यानी जो भी इतिहासकार की चिंता होती है उसकी बात करें तो इतिहासकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि अतीत की सच्चाई तक पहुंचना और उसे यथासंभव निष्पक्ष व तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना होता है। लेकिन यह कार्य केवल तथ्य को एकत्रित करना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझना, विश्लेषण करना और व्याख्यात करना भी होता है। यानी जो भी इतिहासकार का मेन रोल जो होता है वो होता है जो भी तथ्य उसने इकट्ठा किए हैं उसको वो अच्छे से जो है अपना मतलब एकत्रित करके उनको अच्छे से इकट्ठा करके उनको व्याख्या करे, उनको समझे, उनका स्टडी करे, उसका विश्लेषण करे, फिर जाके जो है उसकी व्याख्या वो करे। इसलिए इतिहासकार की कई गंभीर चिंताएं होती है जो उनके कार्य को प्रभावित करने का कार्य करती है। अब बात करेंगे तथ्यों की सत्यता और प्रामाणिकता क्या होती है। इतिहासकार की पहली चिंता यह होती है कि जिन स्रोतों के आधार पर वह अतीत का चित्रण या अतीत का चित्र खींचता है वह कितने विश्वसनीय हैं
और प्रामाणिक है। प्राचीन अभिलेख, पुरातात्विक प्रमाण, साहित्यिक ग्रंथ सभी की अपनी एक सीमाएं होती है। यानी जब भी कोई इतिहासकार कोई एविडेंस मिलता है उसको, चाहे वो कोई अभिलेख हो गया, चाहे वो कोई पुरातात्विक प्रमाण मिला या कोई साहित्यिक ग्रंथ हुआ, तो उसके लिए यह सोचना, वो ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो भी ये एविडेंस मिले क्या वो सही है, क्या वो अगर इस एविडेंस के अकॉर्डिंग अगर हिस्ट्री को लिखता है तो क्या वो सही होगा। तो वो इन सारे क्वेश्चंस को भी अपने मन में सोचता है। क्या स्रोत, जैसे उसके मन में जो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात करें तो वो यह सोचता है कि क्या स्रोत में पूर्व ग्रह है, क्या जानकारी काल अनुक्रमिक रूप से सही है, यानी जो भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको सही से दिया गया है या नहीं, क्या वह स्रोत उद्देश्यपूर्ण तो नहीं गढ़ा गया, यानी किसी एक उद्देश्य के ऊपर तो नहीं लिखा गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को भी उसको देखने पड़ते हैं और ये सारे विचार जो है इतिहास लिखते समय उसके मन में भी आते हैं, जो भी इतिहासकार होते हैं। निष्पक्षता बनाए रखना ये भी काफ़ी बहुत चिंताजनक बात होती है किसी इतिहासकार के लिए। यानी इतिहासकार के लिए निष्पक्षता बनाए रखना एक चुनौती होती है। उसकी व्यक्तिगत मान्यता, सांस्कृतिक परिवेश और राजनीतिक दृष्टिकोण उसके लेखन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उसकी चिंता होती है कि वह अपनी व्याख्या में कितना तटस्थ और संतुलित है, यानी जो भी चीज़ें हैं उसको वो अच्छे से प्रेजेंट करे बिना किसी पक्षपात के। मौन इतिहास और हास्य के लोग, इतिहास में अक्सर उन्हीं लोगों की आवाज़ प्रमुख होती है जिनके पास संसाधन और शक्तियाँ थी। इतिहासकार की चिंता होती है कि वह उन वर्ग जैसे स्त्री, श्रमिक, आदिवासी, दलित का इतिहास कैसे सामने लाए जिनका रिकॉर्ड बहुत कम या मौन है या उनका एविडेंस ही नहीं मिला। यानी मेनली जो बड़े बड़े जो सत्ताधारी लोग होते हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास शक्तियाँ होती है, उन्हीं का इतिहास हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जबकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो वुमेन्स होती हैं या जो आदिवासी या श्रमिक लोग होते हैं उनके एविडेंस हमें कम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो है उनको भी सामने लाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमें देखने को मिलता है। स्रोतों की व्याख्या में विविधता, एक ही तथ्य या स्रोत की कई व्याख्याएं हो सकती हैं। इतिहासकार की चिंता यह होती है कि वह किस व्याख्या को अपनाए और क्यों। वह स्वयं से पूछता है, यानी वो यह भी देखता है कि जो भी उसने स्रोत लिए हैं, जो भी तथ्य लिए हैं, उसकी व्याख्या वो किस प्रकार से करे और वह जो भी व्याख्या कर रहा है उसको अपनाए या ना। तो बहुत सारे प्रश्न उसके मन में आते हैं, जैसे कि क्या मैं एक पक्ष को अधिक महत्व दे रहा हूँ। मतलब जब वो इतिहास लिखता है तो वो ये भी देखता है कि क्या मैं किसी और एक बंदे के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई ए नाम का पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी ज़्यादा उसके पास संसाधन है और काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप है, बट वहीं जो बी नाम वाला पर्सन है वो एक श्रमिक वर्ग से बिलोंग करता है। तो जो भी अगर वो इन दोनों के बारे में इतिहास लिख रहा है तो वो ये भी सोचता है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि मैं जो ए वाला बंदा है इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ या इसके बारे में इस ज़्यादा पॉइंट्स को लिख रहा हूँ और बी को मैं जो है पूरी तरीके से इग्नोर कर दे रहा हूँ, या अगर मैं लिख भी रहा हूँ तो बी के बारे में थोड़े ही पॉइंट्स जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ या थोड़े ही पॉइंट्स को लिख रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी उसके मन में आते हैं। क्या मेरी व्याख्या समग्र या संकीर्ण है, यानी बहुत सारे प्रश्न जो है एक इतिहासकार के अंदर इतिहास लिखते समय आते हैं। समकालीन प्रभाव से बचाव, इतिहासकार को यह भी चिंता होती है कि वह वर्तमान की राजनीतिक या सामाजिक विचारधाराओं को अतीत पर थोप तो नहीं रहा। इतिहास को वर्तमान की दृष्टि से देखने पर प्रोजेक्टेड व्याख्या की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी प्रोजेक्टेड व्याख्या की समस्या भी जो है इतिहास के अंदर जो है हमें देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठता की संभावनाओं की, यानी जो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होती है इन हिस्ट्री, उसकी बात करें तो इतिहास लेखन में जो वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है तथ्यों को बिना किसी पूर्वग्रह, निजी दृष्टिकोण या भावनाओं के प्रस्तुत करना। यानी जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसका मेन रीज़न ये होता है कि जैसे जो भी तथ्य मिले हैं उसको बिना किसी पूर्वग्रह या निजी दृष्टिकोण यानी अपने खुद के डिसीजन पे उसको जो है प्रस्तुत करना जो है ये इतिहासकार के लिए एक आदर्श स्थिति है, लेकिन व्यवहार में इसकी उपलब्धता जटिल और बहस का विषय भी देखने को मिलती है। वस्तुनिष्ठता के महत्व की बात करें तो इतिहास को एक वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह देखा जाता है जिसमें प्रमाण, विश्लेषण और निष्कर्ष की कसौटी होती है। वस्तुनिष्ठता से इतिहासकार अतीत को निष्पक्ष रूप से समझने और प्रस्तुत करने की
कोशिश करते हैं। यानी जो भी इतिहास होता है उसको अतीत को समझकर उसको अच्छे से स्टडी करके फिर उसके बाद जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है या उसको लिखा जाता है। इससे इतिहास की विश्वसनीयता और उपयोगिता दोनों बढ़ती है। वस्तुनिष्ठता की सीमाओं की बात करें तो इतिहासकार की व्यक्तित्व प्रत्येक जो इतिहासकार होते हैं उसकी सोच, उसकी शिक्षा, संस्कृति, विचारधारा उसकी व्याख्या को प्रभावित कर सकती है। यानी वस्तुनिष्ठता की कुछ सीमाएं भी हमें जो देखने को मिलती है, उसमें मेन जो सीमाएं होती हैं वो किसी भी इतिहासकार की थिंकिंग हो सकती है, उसकी एजुकेशन हो सकती है, उसके जो कल्चर हो सकते हैं, उसके जो थॉट्स हो सकते हैं, उसके जो विचार हो सकते हैं, ये सारे भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। स्रोतों की चयनात्मकता, यानी जब कोई भी एविडेंस लिया जाता है तो उसको सिलेक्ट कैसे करें, जैसे कौन से तथ्य और प्रमाणों का उपयोग किया जाए, इसका चयन भी आंशिक रूप से एक व्यक्तिपरक होता है। भाषा और व्याख्या की बात करें तो यहाँ इतिहासकार की भाषा और प्रस्तुति भी वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करती है कि उसे किस भाषा में लिखना चाहिए और कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी भावनात्मक या मूल निर्भर भी हो सकते हैं वस्तुनिष्ठता की सीमाओं के अंतर्गत। क्या वस्तुनिष्ठता संभव है? अब इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि पूर्व वस्तुनिष्ठता आदर्श है, जो कि वस्तु व्यक्तित्व में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सापेक्ष वस्तुनिष्ठता संभव है, यानी जब इतिहासकार अपने पूर्व ग्रह को पहचान कर विभिन्न स्रोतों और दृष्टिकोण को देखता है तो उसको संतुलित रूप से प्रस्तुत करने का भी प्रयास करता है। आलोचनात्मक पद्धति, स्रोत की विविधता और बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाकर इतिहास लेखन को यथासंभव वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो समकालीन इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि इतिहास लेखन पूरी तरह निरपेक्ष नहीं हो सकता। अब जोर इस पर है कि इतिहासकार अपनी सीमाओं को समझे और अपनी व्याख्या की पारदर्शिता, आलोचनात्मक और संतुलन को बनाए रखे। यानी इतिहासकार जो भी इतिहास लिख रहा है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से लिखे, अच्छे से उसको जो है एक्सप्लेन करे, उसकी जो भी पक्ष वाली बात है उसको पक्ष में बताए, जो विपक्ष वाली बात है उसको विपक्ष में बताए, और अच्छे से एक बैलेंस बना के दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिखे। अब हम बात करेंगे इतिहास लेखन की, यानी हिस्टोरियोग्राफी की। हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो यह इतिहास लेखन का तात्पर्य केवल अतीत की घटनाओं को दर्ज करना नहीं, बल्कि उन घटनाओं की चयन, विश्लेषण और व्याख्या की प्रक्रिया। यानी जो इतिहास होता है वो उसका मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो भी इतिहास लिखा जाएगा सबसे पहले उसका चयन किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए और उसकी व्याख्या किस प्रकार की जाए उसको देखा जाए। इसे ही अंग्रेजी में हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है, जिसका आशय यानी जिसका मीनिंग होता है इतिहास कैसे लिखा गया है, कौन लिख रहा है और क्या लिख रहा है। यानी इतिहास जो है उसने इतिहासकार ने कैसे उस इतिहास को लिखा है, उसे लिखने वाला इतिहासकार कौन है और उसमें इतिहास में वो क्या चीज़ें लिखने की कोशिश कर रहा है, यही हमारा हिस्टोरियोग्राफी कहलाता है। इतिहास लेखन की प्रकृति की बात करें तो इतिहास लेखन एक रचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। यानी इतिहास लेखन एक रचना करने वाली और विश्लेषण करने वाली एक प्रक्रिया है। यह अतीत को वर्तमान दृष्टिकोण से समझने और उसे सीखने का एक माध्यम है। यानी जो भी अतीत में हुई घटनाएं हैं उसको वर्तमान संदर्भ में, प्रेजेंट टाइप में समझना की एक जो है प्रोसेस है इतिहास लेखन। इसमें तथ्यों के साथ साथ इतिहासकार के दृष्टि और व्याख्या का भी योगदान होता है। यानी जो इतिहासकार का नज़रिया है, इतिहासकार किस तरीके से उस एविडेंस को, उस स्रोत को देख रहा है, देन उसके बाद वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इतिहास लेखन के स्रोत की बात करें तो इतिहास लेखन के जो दो सोर्स होते हैं मेनली, एक होता है हमारा प्राइमरी सोर्स जिसे हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा अभिलेख, शिलालेख, पांडुलिपि, यात्रा वृत्तांत या पुरातात्विक साक्ष्य आते हैं, जो कि हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं। सेकेंडरी सोर्स यानी द्वितीयक स्रोत जो हमारे होते हैं वो पूर्ववर्ती इतिहासकार के लेख, यानी जो पहले समय के पुराने इतिहासकारों के द्वारा जो इतिहासकार लिखा गया वो उनके आलोचनात्मक निबंध और विश्लेषणात्मक ग्रंथ जो है हमारे सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों की आलोचनात्मक समीक्षा करके निष्कर्ष निकाल सकता है। इतिहास लेखन की परंपरा की बात करें तो प्राचीन भारत में बात करें इतिहास लेखन की परंपरा की, तो प्राचीन भारत में जैसे महाकाव्य, पुराण, राजनीतिक गिरणी,
बाणभट्ट का हर्षचरित इसमें आंशिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यानी प्राचीन काल में जैसे महाकाव्य लिखा गया, जो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, तो ये सब भी एक जो है इतिहास की एक परंपरा को ही दिखाता है, जो कि पुराने समय से इतिहास लिखा आते रहा है, चाहे राजा महाराजाओं का इतिहास हो या आज का इतिहास जो आने वाले टाइम में लिखा जाएगा वो हो। मध्यकालीन काल में बात करें तो मुस्लिम इतिहासकार जैसे अल बरूनी, जियाउद्दीन बर्नी ने शासकों के दरबार में इतिहास लिखा, जो अधिकतर राजकीय केंद्रित थे, जो कि राजा के केंद्र में ही लिखे गए थे। औपनिवेशिक काल में इतिहास की बात करें तो अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को अपने दृष्टिकोण से लिखा, जैसे कि भारत अंधकार के युग में था, इस तरीके के उन्होंने मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जब अंग्रेजों का हमारे भारत पे जब राज चल रहा था या जब उन्होंने भारत पर कब्जा करा था। उन्होंने तो उस समय के इतिहास को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा समझा, जैसा उनके अंदर विचार आया, वैसा उन्होंने लिखा। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, स्त्रीवादी और दलित दृष्टिकोण से इतिहास लेखन में विविधता भी आई है। इतिहास लेखन में चुनौतियों का भी जो है हमें सामना करना पड़ता है। जब भी हम कोई इतिहास लिखते हैं, कोई इतिहासकार इतिहास लिखता है, तो उस समय उसे काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि पूर्वग्रह और वैचारिकता, यानी इतिहासकार की मान्यता उसकी व्याख्या को प्रभावित करती है। मौन इतिहास, यानी दलित, स्त्री, आदिवासी का इतिहास जो कि लंबे समय तक उपेक्षित रहा है या मौन रहा है या दबा दिया गया है, तो वो भी एक काफ़ी बड़ी चुनौती ला सकती है। स्रोतों की सीमा, यानी कई घटनाओं के साक्ष्य उपलब्ध हैं या अपूर्ण होते हैं, यानी अगर वो उपलब्ध भी है तो वो पूर्ण रूप से नहीं है और या उसे पढ़ा ही नहीं गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, जो कि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी जो कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब उसको पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है, तो वो मतलब अवेलेबल तो है बट उसका हम स्टडी नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आधुनिक इतिहास लेखन की बात करें तो अब इतिहास लेखन में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम भी शामिल किए जाते हैं। जब इतिहास स्मृति लेखन यानी ओरल हिस्ट्री और आलोचनात्मक इतिहास की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इतिहास अब केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं रहा, बल्कि आम जन की कहानी को भी स्थान मिल रहा है। यानी इतिहास अब सिर्फ राजा महाराजा या बड़े लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, वो जो आम पब्लिक है, जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उन सब के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है जन की मतलब जन जन की कहानी के रूप में उभर रहा है और उनको भी एक इतिहास के अंदर उनको भी एक हिस्सा दिया जा रहा है। भारतीय इतिहास की राजनीति की बात करें यानी पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो इसके अंतर्गत आप ये बता सकते हैं कि इतिहास केवल अतीत का लेखा जोखा नहीं, बल्कि यह वर्तमान की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धाराओं को आकार देने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। भारत में इतिहास लेखन अक्सर राजनीतिक विचारधाराओं, सत्ता के हितों और सांस्कृतिक वर्चस्व से प्रभावित रहा है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास की राजनीति एक महत्वपूर्ण और बहस का विषय रही है। इसमें हम बात करें तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण और इतिहास की राजनीति, यानी अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत को एक पिछड़े, बर्बर और असभ्य देश बताया ताकि उनके शासन को उदारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। यानी अंग्रेजों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि भारत को एक पिछड़ा देश उन्होंने बताया, एक गरीब देश बताया, इस तरीके के शब्दों का उन्होंने प्रयोग करा ताकि वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखा सके, अपने आप को ऊंचा दिखा सके। उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा, जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बल मिला और सांप्रदायिक हिंसा को भी बढ़ाने का उन्होंने प्रयास करा। इनका जो उद्देश्य था वो था भारतीय समाज को विभाजित कर सत्ता बनाए रखना। यानी जब भी कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड इतिहास लिखा जाता है तो वो मेनली इसलिए लिखते हैं कि मेन वो जो है विभाजन करके अपनी पॉलिटिक्स को वहाँ पर रोल निभा सके और अपने पॉलिटिक्स को वहाँ पर जमा सके। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को गौरवशाली अतीत के रूप में प्रस्तुत किया। मकसद था भारतीयों में स्वाभिमान और राष्ट्रबोध को जागृत करना, परंतु इसमें भी कभी कभी अंत्य रचना और हिंदू केंद्रित दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। यानी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है और काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ भी देखने को मिलती है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बात करें तो यह दृष्टिकोण आर्थिक वर्ग संघर्ष, कृषि व्यवस्था, श्रम और सामाजिक असमानता पर केंद्रित रहा है। रोमिला थापर
इरफान अबीब, डी कोसाम्बी जैसे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को सामाजिक संरचना और जन आधारित विश्लेषण के माध्यम से देखने की कोशिश की है, परंतु इस दृष्टिकोण की आलोचना यह कहकर हुई है कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष की अपेक्षा करता है। यानी काफ़ी ज़्यादा जो है मार्क्सवादी इतिहास लेखन भी हमें पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलता है। सांप्रदायिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव की बात करें तो कुछ राजनीतिक शक्तियाँ इतिहास को धार्मिक पहचान के आधार पर पुनः लेखन की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर मस्जिद विवाद, मुगल को आक्रामक या नायक के रूप में प्रस्तुत करना, यानी मुगल को ही श्रेष्ठ बताना, इस तरीके का भी उन्होंने प्रयोग करा सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए। यह दृष्टिकोण इतिहास को हथियार बनाकर समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाने का कार्य करता है। दलित स्त्री और जन इतिहास की राजनीति। परंपरागत इतिहास लेखन ने दलित स्त्री और जनजातियों की उपेक्षा की है। आधुनिक इतिहासकारों ने अब इन समुदाय के दृष्टिकोण से इतिहास को पुनः लिखना शुरू किया है और यह बदलाव समावेशी इतिहास लेखन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। अब हम बात करेंगे नारीवादी इतिहास लेखन का दृष्टिकोण, यानी जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का जो दृष्टिकोण होता है उसके मेन रीज़न की बात करें तो पारंपरिक इतिहास लेखन में जो स्त्री की भूमिका को या तो नज़रअंदाज किया गया या बहुत सीमित दायरे में ही प्रस्तुत किया गया। यानी जो भी उस समय के इतिहास लेखन होते थे उसमें जो महिलाएं होती थी उनकी जो भूमिका थी या तो उसके बारे में थोड़ा बहुत ही बताया गया या उन्हें पूरे तरीके से ही इग्नोर कर दिया गया था इतिहास लेखन के टाइम पे। नारीवादी इतिहास लेखन इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं और इतिहास को स्त्री के अनुभव, संघर्ष और योगदान के संदर्भ में पुनः लेखन का प्रयास करते हैं। यानी जो फेमिनिस्ट होते हैं, जो नारीवादी हैं, उन्होंने इस इतिहास को चुनौती देने का कार्य करा और इतिहास को स्त्रियों के अनुभव, यानी स्त्रियों के अनुभव से उनके संघर्ष और योगदान के संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास करा और इसे लिखने का प्रयास भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। नारीवादी इतिहास लेखन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी बात करें तो यह आंदोलन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिम में शुरू हुआ, यानी यूरोप में से जो है ये शुरू हुआ, जहाँ धीरे धीरे भारत समेत अन्य देशों में भी ये विकसित हुआ, जो कि 20वीं सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया था कि फेमिनिस्ट जो नारीवादी थे उन्होंने महिलाओं को भी इतिहास लिखने तथा इतिहास में उनकी भूमिका निभाने का दायित्व जो है सौंपा था। इनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि इतिहास के अंदर जो पुरुष प्रधान दृष्टिकोण की आलोचना करना था, यानी जो पुरुष प्रधान दृष्टिकोण था उसको समाप्त करना, या यूं कहे कि महिलाओं को आगे अग्रसर करने का कोशिश उन्होंने करी। स्त्रियों की आवाज़, श्रम शक्ति, प्रतिरोध और अनुभवों को इतिहास में स्थान देना का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो हिमांतक के बजाय हस्टोरी नारीवादी इतिहास हिज हिस्ट्री की जगह हर हिस्ट्री पर जोर देते थे, यानी हिज हिस्ट्री की जगह उन्होंने हर हिस्ट्री पर जोर देने का प्रयास करा, जिसमें सामाजिक इतिहास पर ध्यान दिया गया, जिसके अंतर्गत राजनीति और युद्ध की बजाय स्त्रियों के घरेलू जीवन, श्रम, शिक्षा, विवाह, मातृत्व आदि के केंद्र में लाए जाने का प्रयास करा। अनदेखे स्रोतों का उपयोग, यानी नारीवादी इतिहासकार लोक कथाओं, स्मृतियों, गीतों और आत्मकथाओं और मौखिक साक्ष्यों के आधारों का उपयोग करके जो है इतिहास लिखने का प्रयास करते थे। भारतीय संदर्भ में नारीवादी इतिहास लेखन की बात करें तो स्त्रियों की भूमिका का पुनः मूल्यांकन, यानी इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जैसे भक्ति आंदोलन की संत महिला मीराबाई, अक्का महादेवी, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी जिन्होंने निभाई, जैसे सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली जैसी जो महिलाएं थी, इन्होंने भी भारतीय नारीवादी इतिहास लेखन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ण और लिंग आधारित शोषण की पड़ताल, यानी दलित महिलाओं और आदिवासी स्त्रियों के विशिष्ट सामाजिक स्थिति को भी इतिहास में जोर दिया गया और औपनिवेशिक काल में स्त्री सुधार आंदोलन की पुनः संरचना जो है की गई, जिसके अंतर्गत सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसे जो मुद्दों पर स्त्रियों की भूमिकाओं को नए दृष्टिकोण से देखने का भी प्रयास किया गया, जिसका हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत। यानी धीरे धीरे अब महिलाओं को भी समाज में एक भूमिका दिए जाने लगी, उनके भी अधिकारों की बात अब होने लगी थी।
नारीवादी इतिहास की आलोचना की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह दृष्टिकोण अत्यधिक भावनात्मक या पक्षपाती हो सकता है। यानी कुछ इतिहासकार ये मांगते हैं कि भाई ये भावनात्मक हो सकता है या पक्षपाती हो सकता है। यह भी कहा गया है कि यह कभी कभी अन्य सामाजिक पहलू जैसे वर्ग, जाति या धर्म को पर्याप्त महत्व नहीं देते। फिर भी इनकी उपयोगिता इस बात में है कि यह इतिहास को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने का कार्य करती हैं। प्रमुख भारतीय नारीवादी इतिहासकारों की बात करें तो जो मेन प्रमुख भारतीय नारीवादी इतिहासकार थे वो थे उषा देवी ठाकुर, कुमारी जयवंत बदलवी, रोमिला थापा, वीना ओलवरी, उमा चक्रवर्ती, गीता कपूर आदि ने स्त्री दृष्टिकोण से इतिहास को नए आकार देने का प्रयास करा। हम बात करेंगे नारीवादी इतिहास लेखन के माध्यम से इतिहास का पुनः लेखन, यानी री राइटिंग हिस्ट्री थ्रू द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। यानी हिस्ट्री को दोबारा लिखने का जो नारीवादी लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया उसकी बात करें तो परंपरागत इतिहास लेखन ने लंबे समय तक इतिहास को हाशिए पर रखा, जिससे उनके अनुभव, योगदान और संघर्ष अज्ञात या उपेक्षित रहे। नारीवादी इतिहास लेखन का उद्देश्य था कि इतिहास को स्त्री दृष्टिकोण से पुनः देखना, यानी स्त्री की नज़र से देखना और लिखना, ताकि समाज के उस पक्ष को उजागर किया जा सके जो लंबे समय तक छिपा रहा या जो महिलाओं की भूमिका हिस्ट्री में नहीं दिखाता था, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। नारीवादी इतिहास लेखन के माध्यम की बात करें तो इसमें पहला जो माध्यम है वो है वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग, यानी पारंपरिक अभिलेखों की उपेक्षा। नारीवादी इतिहासकार लोक कथाओं, आत्मकथाओं, मौखिक परंपराओं, पात्रों, डायरी या स्त्री साहित्य और लोकगीत जैसे स्रोतों का उपयोग कर कर जो है इतिहास लिखते थे। इतिहास उन्हें स्त्रियों की आवाज़ सामने इतिहास में उन्हें जो है स्त्रियों की आवाज़ जो है सामने आती, जो सत्ता या राज्य के दस्तावेज में दर्ज नहीं हुई थी। यानी लोकगीतों के माध्यम से, आत्मकथाओं के माध्यम से, स्त्री साहित्य और जितने भी उनके मौखिक परंपरा थी उसके माध्यम से उन्होंने जो महिलाओं से रिलेटेड नारीवादी इतिहासकारों ने इतिहास लिखने का प्रयास करा। घरेलू और निजी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने इतिहास लिखने का प्रयास करा, जिसके अंतर्गत इतिहास केवल राजाओं, युद्ध और नीतियों का नहीं बल्कि एक घरेलू श्रम, पालन पोषण, विवाह, सामाजिक भूमिका जैसे पहलुओं का भी होता है। नारीवादी इतिहास इन क्षेत्रों को ऐतिहासिक अनुभव का वैध भंग मानते हैं। मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री की बात करें तो पढ़ी लिखी स्त्रियों ने श्रमिक वर्ग की स्त्रियों की कहानी मौखिक इतिहास के माध्यम से दर्ज की तथा यह इतिहास को लोकतांत्रिक और बहुवाचिक बनाने का कार्य करती थी। आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करें तो स्त्रियों की छवियां, परंपरा और कानून का पुनर्पाठ किया जाता था, जिससे यह स्पष्ट हो सका कि उन्होंने कैसे सीमित किया गया था और कैसे उन्हें प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा था, या कैसे उन्हें एक सीमित दायरे में ही रख दिया गया कि आपको इसी के अंदर ही रहना है, इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी है। उसको उजागर करने का प्रयास नारीवादी इतिहासकारों ने किया था। नारीवादी इतिहास लेखन के जरिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण का संशोधन की बात करें तो इसमें स्त्रियों की भूमिका का पुनः मूल्यांकन किया गया। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, भक्ति आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन में स्त्रियों की जो सक्रिय भावना थी या सक्रियता थी उसको उजागर करने का प्रयास किया गया था, उसको बताया गया। लिंग आधारित भेदभाव का ऐतिहासिक विश्लेषण, जैसे संपत्ति अधिकार, शिक्षा, विवाह, धार्मिक अधिकारों में महिलाओं को कैसे सीमित किया गया, इसके बारे में बताया गया। दलित और आदिवासी स्त्रियों के दृष्टिकोण को जोड़ना, जिससे लिंग के साथ साथ जाति और वर्ग की जटिलताओं को समझा जा सके, इसके लिए भी प्रयास किया गया था। पुनर्लेखन के प्रभाव की बात करें तो इतिहास आर्थिक, समावेशी, विविध और सजीव बनता है। समाज की आधी आबादी की आवाज़, अनुभव और ज्ञान इतिहास में ही शामिल होते हैं। यह पाठकों को सत्ता संरचना की आलोचना करना सिखाता है और इतिहास को केवल अतीत नहीं बल्कि वर्तमान को समझने का औजार भी बनाने का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे महिला के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए जो उपकरण यानी टूल्स यूज़ किए गए थे उसकी बात करेंगे। पारंपरिक इतिहास लेखन में महिलाओं को या तो पूरी तरह से उपेक्षित किया गया या उन्हें पुरुषों के संदर्भ में देखा गया। महिलाओं के स्वतंत्र ऐतिहासिक अस्तित्व को पुनः स्थापित करने के लिए जो
जरूरी है कि हम ऐसे उपकरण और पद्धतियां अपनाएं जो उनके जीवन, अनुभव और संघर्ष के केंद्र में रखकर ही हो। यानी जब महिला से रिलेटेड हिस्ट्री को लिखा गया तो उनमें इस बात का ध्यान रखा गया कि उनकी जो जीवन थे, उनके जो अनुभव थे, उनके संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा जाए। इसमें जो मौलिक स्रोत थे यानी किन किन टूल्स का यूज़ किया गया तो उसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम प्राइमरी सोर्स की बात करें तो उसमें जो है उनके पत्र, डायरी, आत्मकथा का प्रयोग किया गया। जैसे पंडित रामाबाई, रुक्मिणी अनिरुद्धले आदि की निजी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्राइमरी सोर्स के अंदर निभाती है। समकालीन महिला लेखन जैसे उपन्यास, कविता, लेख जो है लिखा गया जो उनके समय और समाज को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करती है। आंदोलनों से जुड़े दस्तावेज जैसे स्त्री आंदोलन, मजदूर आंदोलन आदि में महिलाओं की भागीदारी के प्रमाण को स्थापित करती है, जिसके द्वारा जो इतिहासकार थे उन्होंने इसे लिखने का प्रयास करा। मौखिक इतिहास के टूल्स का भी इसमें प्रयोग किया गया, ओरल हिस्ट्री का, जिसमें पढ़ी लिखी स्त्रियों से अलग ग्रामीण, दलित, आदिवासी और श्रमिक महिलाओं की अनकही कहानियां मौखिक रूप से दर्ज की जाती थी, जिसमें साक्षात्कार, बातचीत, लोकगीत, किस्से आदि जो है शामिल होते थे, जिससे इनसे सामाजिक, सांस्कृतिक और अनुभवों की झलक मिलती थी। लोक साहित्य और संस्कृति का भी जो है इसमें प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत लोकगीत, कहावतें, मिथक का प्रयोग हुआ। इनसे महिलाओं की सामाजिक छवि के बारे में पता चला, उनकी भूमिका और प्रतिरोध का भी जो है पता चला। लोक नाट्य, भजन और कहानी महिलाओं के भावनात्मक और सामाजिक इतिहास को भी दर्शाता था। इनका भी प्रयोग करके उनसे रिलेटेड इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया। पुरातात्विक और दृश्य स्रोत की बात करें तो इसमें मूर्तियाँ, चित्रकला, चित्रशिल्प आदि के माध्यम से स्त्रियों के सामाजिक स्थिति, वस्त्र, कार्य और स्थान का अनुमान लगाया जा सकता था, जिससे मंदिरों की मूर्तियां या भित्ति चित्र से भी ऐतिहासिक जानकारियां मिलती थी और इन सारे टूल्स का भी प्रयोग करके उनसे रिलेटेड इतिहास को लिखा गया। सांख्यिक और सामाजिक आर्थिक डेटा की बात करें तो जनगणना, सर्वेक्षण, स्वास्थ्य, श्रम, शिक्षा से जुड़े आंकड़े महिलाओं की स्थिति के विकास और अंतर को समझने में सहायक होती थी। तथा नारीवादी विश्लेषण पद्धति की बात करें तो इसमें इतिहास को लिंग यानी जेंडर आधारित दृष्टिकोण से देखना, केवल क्या हुआ जानने के बजाय किससे क्या और कैसे प्रभावित किया इस पर जोर देने का प्रयास किया गया। सत्ता, पितृसत्ता, प्रतिरोध और लैंगिक भूमिकाओं की आलोचनात्मक व्याख्या भी इसमें की गई, उनकी आलोचना भी की गई। और अंतर विषयक दृष्टिकोण की बात करें तो इतिहास के साथ साथ साहित्य, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, लिंग अध्ययन को भी शामिल करके अधिक गहराई और विविधता पाई जा सकती है, जिसके बाद जो है फेमिनिस्ट इतिहासकार जो थे उन्होंने इतिहास लिखा। नारीवादी इतिहासकारों ने नारी से रिलेटेड जो भी महिलाओं से रिलेटेड इतिहास था उसको लिखने का प्रयास करा। अब इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिव का विचार प्राचीन काल से ही केंद्र में रहा है, सेंटर में रहा है। और इतिहासकार का मानना था कि अतीत एक स्वतंत्र और अपरिवर्तनीय वास्तविकता के रूप में मौजूद था, जिससे पूर्व ग्रह से मुक्त होकर पुनः निर्मित किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी इतिहासकार विलियम रैंक ने तथ्य आधारित, निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण इतिहास लेखन की नींव रखी थी। यानी जो इतिहासकार विलियम रैंक थे उन्होंने तथ्य आधारित तथा निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण इतिहास लिखने की नींव रखी और उनके दृष्टिकोण का अनुसरण कई इतिहासकारों ने किया और यह परंपरा आज भी प्रभावशाली बनी हुई है। तथा महिलाओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए केवल पारंपरिक दस्तावेज पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नई विधियां, विविध स्रोत और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तथा यह उपकरण मिलाकर एक ऐसे इतिहास रचते हैं जो आधुनिक, न्यायपूर्ण, समावेशी और सशक्त बनने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर जिसके अंदर हमने फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का जो यूनिट 2 का पार्ट 3 था उसको हमने डिस्कस करा। अगर वीडियो में आपको किसी भी तरीके का डाउट आया हो या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। एंड अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF को ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।